तो इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशंस का सेट होता है जो कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा दी गई। कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट ऑफ चार्ज मींस करंट के थ्रू जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी टाइम के साथ जब चेंज होती है तो इस ऐसे फील्ड्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं चारों जो इक्वेशंस हैं और बीएससी में कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहले मैं सिंबल बता देता हूँ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपकी कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है टोटल। ठीक है, तो ये चीज है। पहला हम पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। Gauss law of magnetic field, divergence of magnetic field density equal to 0. Faraday law of magnetic induction, curl of E equal to minus del B upon del T. Ampere law with Maxwell addition. मैक्सवेल ने इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए यहाँ पे इसके नाम के साथ में मैक्सवेल एडिशन को जोड़ा गया है। इसको एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। कर्ल ऑफ P इक्वल टू म्यू J प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। इन इक्वेशंस के डिफरेंट और भी रूप्स होते हैं, उसको भी हमें इस लेक्चर के दौरान देखना है। इसके साथ में सपोर्टिंग कुछ इक्वेशंस होती है। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, D इक्वल टू एप्सिलॉन E। D और E की डायरेक्शन सेम होती है। इसी तरह B इक्वल टू म्यू H होता है। अगर आप फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू 1 होती है। ये आपके रिलेटिव पैरामीटर्स हैं। इन दोनों पैरामीटर्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो हम पहला लॉ पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्या होता है? E dot ds taken around any closed surface equal to Q upon epsilon। ये इन्होंने नियम दिया। फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने क्या किया? Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टेकन अक्रॉस द वॉल्यूम। इसको चार्ज को इस तौर पे इन्होंने इंटीग्रेशन के तौर पे लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में जो E डॉट ds है उसमें गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करने से क्या फायदा होगा? ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है E डॉट ds टेकन एनी सरफेस इंटीग्रल, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? E डॉट ds टेकन अक्रॉस एनी सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E टेकन अक्रॉस द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम और ये सरफेस एक ही जगह उपस्थित होने चाहिए। फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में लिया, दोनों को कंपेयर किया। क्या आया? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन रो v dv। ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जिस मीडियम में आप ये निकाल रहे हैं उस मीडियम में इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तब क्या, इसके बाद क्या किया हमने इंटीग्रेशन के साइन को हटा लिया। दोनों जगह इंटीग्रेशन के साइन लगे थे, तो क्या हुआ? डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो v अपॉन एप्सिलॉन। फिर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन E जिसकी वैल्यू D के बराबर होती है लिखा, तो डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो v। ये आपकी गॉस की इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। अब पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या था?
सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लोज होती है और किसी भी बॉडी में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिपार्चर हो रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है। तो वही टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को 0 के बराबर इक्वेट करके ये इक्वेशंस निकाली गई है। अब क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो हम बार बार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्सवेल की जो इक्वेशंस, जो गॉस की दो इक्वेशंस है, उसमें हमेशा हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ हम देखते हैं ये कन्वर्ट हो रहा है, बी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ बी टेकन अक्रॉस द वॉल्यूम। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन का साइन हटाया, तो क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू म्यू एच होती है, रखा, म्यू एच कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और फिर इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू 0 हो गया। तो ये गॉस की दो इक्वेशंस रही जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस सेट में हैं। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इक्वेशंस को फॉलो करती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तीसरी इक्वेशन जो कि फैराडे लॉ के नाम से भी जाना जाता है या फैराडे मैक्सवेल लॉ कही है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस इन्होंने किया था, बाकी गॉस की इक्वेशन में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किया था, इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस किया था। तो फैराडे लॉ के जो कि इंडक्शन का एक प्रिंसिपल है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, फिर हमने फाई की वैल्यू पुट की, सरफेस इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एस, जो कि आपने फर्स्ट इनिशियल लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था। फर्दर एक्सप्रेशंस, दूसरी चीज आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो वो पोटेंशियल होता है, जिसको हम V से शो करते हैं, ये ईएमएफ फोर्स जो है ये एक हिसाब से पोटेंशियली है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल में जनरेट होगी। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता है, पोटेंशियल जो होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल होता है, ठीक है। अब दोनों पोटेंशियल्स को बराबर यहाँ पे हमने इक्वेट किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बराबर यहाँ पे लिया है। तो क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल जो कि हम इस एक्सप्रेशन से ला रहे हैं, माइनस डी अपॉन डी टी, सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस है, ठीक है। इन दोनों को बराबर प्रूव रखा। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। फर्दर हमने क्या किया, इसमें स्ट्रोक थ्योरम का इस्तेमाल किया। स्ट्रोक थ्योरम का पता है आपको, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ई डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ऑफ ई टेकन अक्रॉस द क्लोज सरफेस। फिर हमने इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट की, इसके एलएचएस को हमने चेंज किया है। चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ से ये डीएस का इंटीग्रेशन का साइन हटाना है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई डी एस इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। अब डी अपॉन डी टी को हम अंदर ले गए, इसको हमने बी के साथ रखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है, डी बी अपॉन डी टी। फिर हमने इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, तो क्या आ गया, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये आपकी फैराडे मैक्सवेल इक्वेशन हुई। चौथी इक्वेशन जो कि एम्पियर लॉ विद मैक्सवेल एडिशन है। एम्पियर्स ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नहीं कहा था, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट करंट को इनके लॉ में एडअप किया गया, तो इसलिए इसका इस इक्वेशन का नाम मैक्सवेल इक्वेशन सेट में एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन या एम्पियर इक्वेशन विद मैक्सवेल एडिशन इस नाम से जाना जाता है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई, ये लाइन
इंटीग्रल के टर्म्स में आपको लेना है, क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन होता है। अब क्या है आपको पता है I इक्वल टू जे डॉट डी एस, यहाँ पे जे सरफेस करंट डेंसिटी है। अगर वॉल्यूम करंट डेंसिटी लेते तो यहाँ हम V का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमने सरफेस ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा फैलाना है, फैला के इसको कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रल में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक थ्योरम। तो इस कारण से हमने यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी लिया। अब इन दोनों को हमने I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, ये चीज़ आ गई। फिर हमने यहाँ पे स्ट्रोक थ्योरम का अप्लाई किया, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। स्ट्रोक थ्योरम आपको पता है कि लीनियर इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तब क्या हुआ, B डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ऑफ B डॉट डी एस, ठीक है। अब हमने इसको इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। क्या आया आपका, कर्ल ऑफ B डॉट डी एस इक्वल टू म्यू J डॉट डी एस। अब हमने यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन ओमिट कर लिया, तो क्या हुआ आपका कर्ल ऑफ B इक्वल टू म्यू J। अब आपने इसके पहले लेक्चर में कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तब क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो V अपॉन डेल T अपॉन 0। अब इस इक्वेशन को प्रूव करके हम डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डाइवर्जेंस दोनों तरफ ले लिया, ठीक है। डाइवर्जेंस ले लिया, इस इक्वेशंस में डाइवर्जेंस लिया है। डाइवर्जेंस लिया तो आपकी इक्वेशंस जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस का साइन होना चाहिए। डाइवर्जेंस ले लिया तो आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड 0 होता है। इस कारण से म्यू जे आपका 0 है। डाइवर्जेंस को हम यहाँ पे साइड ले जाएंगे, 0 की तरफ ले जाएंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 से आप कुछ भी डिवाइड करिए 0 को छोड़ के तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है। तो इस कारण से आपके डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ एट कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जे सी अपॉन जे डी। और फर्दर हमने एनालिसिस करके इसको प्रूव किया, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई फाइनल, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जे सी अपॉन जे डी, ठीक है। ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच के रेशियो को भी उस लेक्चर में बताया गया है, जो कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन बीएससी में दो तरीके से आते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए। मान लीजिए आपके 6 नंबर या 8 नंबर कुछ ऐसे भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, बड़े तौर पे पूछा जाता है, तो आपको इसको पूरा ड्राइव करना है। और अगर छोटे क्वेश्चंस में आता है, मान लीजिए एक पन्ना उसकी लेंथ है, तो आपको एक्सप्लेन करना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इस लेक्चर के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। अब इंटीग्रल फॉर्म में आपको निकालना है, मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आपको गॉस लॉ पता है क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी। हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया जैसे हम पहले से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। फर्दर किया, इसमें इस टर्म में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो ये आपका डी डॉट डी एस आया, ये आपकी इंटीग्रेशन फॉर्म में क्वेश्चन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फॉर्म में है, आपको इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। फर्दर फैलाएंगे तो बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन एक साइड आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ये चीज़ है। दूसरी है मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन, कुछ नहीं किया, ये आपकी इक्वेशन आपको पता है, इसमें इंटीग्रेशन ओवर सरफेस कर लिया। फर्दर करेंगे पी डॉट डी एस है चीज़। अब ये आपका जो है, ठीक है, ये जो है चीज़, इसको आपने स्ट्रोक थ्योरम लगाई ई डॉट डी एल, तो ये क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल टी बी डॉट डी एस। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म डिफरेंट इक्वेशंस का लिखना है। इक्वेशंस आपको उठानी है डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर डिफरेंशियल फॉर्म को आप से लेके आपको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जितने इक्वेशंस ली
सब में आपने सरफेस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और आपने एक बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में फिर आपने स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। स्टोक्स थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम, जो भी थ्योरम आपको आपके में फिट बैठती है, उस थ्योरम का आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमने स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई किया है, ठीक है। और फिर फर्दर ये चेंज हुआ, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू म्यू जे प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। ये आपकी कंडक्शन करंट है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर म्यू को यहाँ ले जाएंगे तो एच डॉट डी एल आ जाएगा, म्यू का जो कांस्टेंट है वो हट जाएगा। तो ये आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन सेट है। अब देखते हैं फ्री स्पेस में क्या होता है, ठीक है। आपको पता है फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी 0 होती है। वो स्पेस जिसमें आप बैठे हैं, अगर इसमें चार्ज होगा तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है, ठीक है, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 होती है। साथ में क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होता है, ठीक है। ये दोनों आपके इस तरह ले आते हैं। एप्सिलॉन आर और म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। कंडक्शन करंट डेंसिटी आपकी 0 होती है। तो मॉडिफिकेशन किया, इन दोनों को रखा हमने इनकी इक्वेशंस में, तो आपको पता है डेल डॉट डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 होता ही है। इन इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्ल ऑफ इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। इसमें प्रभाव पड़ेगा कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये चीज है, ठीक है। अब क्या आता है, हार्मोनिकली फील्ड। देखिए हार्मोनिकली फील्ड वो फील्ड होती हैं जो टाइम के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है। उसको हम इस तरह लेते हैं, बी इक्वल टू बी नॉट ए की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। डी इक्वल टू डी नॉट ए की पावर जे ओमेगा टी। बी नॉट आपकी इनिशियल वैल्यू है, डी नॉट भी आपकी इनिशियल वैल्यू है, दोनों डेंसिटीज की इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन के कंपोनेंट निकालने हैं। क्या आएगा, जे ओमेगा बी नॉट ए की पावर जे ओमेगा टी इक्वल टू जे ओमेगा बी। इस तरह डेल डी अपॉन डेल टी करेंगे तो जे ओमेगा टी आएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल क्यों लिया गया है। देखिए कोई भी चीज अगर वातावरण में टिके होता है तो वो हमेशा आपका नॉर्मली एक्सपोनेंशियली टिके होती है कोई चीज। इस कारण से हम जहाँ भी टिके होता है, जैसे रेडियो एक्टिव टिके हुआ, वो भी एक्सपोनेंशियल होता है। जहाँ पे टिके होता है इंटेंसिटी का, जैसे हुआ पावर का टिके हो रहा है इसमें मीडियम में, तो उसको हम एक्सपोनेंशियली तौर पे लेते हैं। दूसरी चीज है, एक और चीज मैं बता दूं आपको, किस कंडीशन में आपका पीडीई और ओडीई बराबर होता है। अगर आप एक ही कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ओडीई कर रहे हैं और एक ही कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में पीडी कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है। तो फ्यूचर लेक्चर में आप देखेंगे कि हम कभी कभी अचानक से पीडी दिया हुआ तो वो ओडी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कन्वर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक ही कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इन दोनों को देख लिया, डिफरेंशिएशन के टर्म्स को, और हम इसको मैक्सवेल इक्वेशंस के डिफरेंशियल और फॉर्म में लिख दिया है हमने। तो इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है आगे। इस कारण से मैंने अभी ही मैक्सवेल इक्वेशंस के लेक्चर में इसको समराइज कर दिया है, ठीक है। तो जो वैल्यू थी डेल बी अपॉन डेल टी और डेल डी अपॉन डेल टी, इसको मैंने वहाँ से पिक कर लिया है। तो मैक्सवेल इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है, मान लीजिए आपका 3 नंबर में आता है कोई इक्वेशन लिखनी है, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना है, और अगर 6 या 8 नंबर 10 नंबर में आता है तो आपको ये सब समझाना है, प्लस फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखना है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की ये डेफिनेशंस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हर किताब में अलग अलग होती है, कोई भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ देख लेते हैं जो कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स है। अकॉर्डिंग टू दिस total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon times the total charge enclosed by the closed surface, representing the Gauss law of electrostatic.
इट इज़ अ नॉन डिपेंडेंट इक्वेशन। खास चीज़ ये देखिएगा, ये नॉन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं है। गॉस की दोनों इक्वेशन आपकी टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ जे ओमेगा का कोई कंपोनेंट नहीं आया है। ठीक है, ये दोनों आपकी इक्वेशंस फैराडे की और एम्पियर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती हैं, इसलिए यहाँ देख रहे हैं आपका कंपोनेंट आया है। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट है इस तरफ। सो सेकेंड लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस का। इट रिप्रेजेंट द गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड्स divergence of equal to 0, resulting that the isolate magnetic poles or monopoles cannot exist. It's also a non-dependent equation. ठीक है, अब देखिए आइसोलेट मोनोपोल या मोनोमैग्नेटिक पोल, इसका मतलब क्या है? हमेशा अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा किसी भी मैग्नेट का, तो उसी मैग्नेट का साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। आपके का जो फ्लक्स नॉर्थ पोल से डिपार्चर हो रहा है वो आपका साउथ पोल में आएगा। ठीक है, तो मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज में आपके मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हैं, अगर माइनस क्यू चार्ज अवेलेबल नहीं है तो वो ग्राउंड में जाके एंड होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा लॉ जो कि फैराडे लॉ है, फैराडे मैक्सवेल लॉ है। It shows that with the time-varying magnetic flux, the electric field is produced in accordance with the Faraday's law of electromagnetic induction. This is the time-dependent equation. और फोर्थ लॉ आपका है जो कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है या एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल एडिशन कहिए। दिस इज द टाइम-डिपेंडेंट इक्वेशन which represent the modified differential form of Ampere's law, according to which magnetic field is produced due to the combined effect of conduction current density and magnetic displacement current density। ठीक है, जेसी और जेडी के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन सेट्स था, ये प्रॉपर नोट्स हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको लिखना है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।